तो फ्रेंड्स, मेंस लेक्चर सीरीज के वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो पार्ट है GS1 का, उसमें लेक्चर 2 हम देखते हैं। लेक्चर 1 में हमने देखा था रेनेसा। नाउ लेक्चर 2 में एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का एक दूसरा नाम भी है एज ऑफ रीजन। 17th टू 18th सेंचुरी इसका टाइम पीरियड माना जाता है। 17th सेंचुरी मतलब कि 1600 से 1601 मान लीजिए, 1601 से स्टार्ट करके 1700 तक, और ऐसे ही 18th सेंचुरी। सो व्हाट वाज एनलाइटनमेंट? तो ये टाइम पीरियड जो था 1600 से 1700 के बीच का, इसमें यूरोपियंस के थॉट्स और चेंज हुए। पहले जो रेनेसा था, रेनेसा के टाइम पे क्या था कि पोप और चर्च ये सेंटर में थे, एंड देन किंग हुआ करते थे, और बीच में हम मान लेते हैं तो आम जनता। तो यहाँ पे पोप और चर्च ये सबसे बड़ी सत्ता थी, राजा उससे छोटा हुआ करता था। तो ये धर्म के अगेंस्ट जो थॉट्स डेवलप हुए थे वो रेनेसा था। और अभी जो एनलाइटनमेंट था, ये और नेक्स्ट चेंज हुए हैं थॉट्स में, वो हैं। तो ह्यूमन बीइंग पे कंसंट्रेशन तो यहीं आ गया था। और नेक्स्ट जो यूरोपियंस में थॉट्स का चेंज हुआ है, वो बेसिकली आया है रीजन्स को लेके, कि हर चीज़ के पीछे पहले रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको जानो, तब उसी चीज़ को मानो। मतलब आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ को, सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी चीज़ों को ना मानो, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक पे कंसंट्रेट करो, चीज़ों को जान के, और तभी मानो। सो इसका दूसरा नाम एज ऑफ रीजन भी है। फिर ये कुछ और टर्म्स हम देखते हैं, जैसे कि सैलॉन्स। तो ये फ्रांस में हुआ करते थे, जहाँ पे कि इस इन सेंचुरीज में ये फिलोसोफर्स जाके बैठते थे। जैसे कि आज के टाइम में हम मान लो कि कहीं CCD पे जाके बैठें, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और कुछ बातें करें, तो उसी टाइप से सैलून्स हुआ करते थे। और इन सैलून्स में वेरियस फिलोसोफर्स आके बैठते थे और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते थे कि स्टेट कैसा होना चाहिए, या फिर ह्यूमन बींग्स को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, एटसेट्रा। ऐसी बातें ये लोग करते थे। फिलोसोफर्स ये थिंकर्स थे। रीजन, जो लॉजिकल थिंकिंग थी, वो रीजन का, उसी को रीजन बोला गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनलाइटनमेंट के रूट्स, जड़ें बेसिक क्या थी। तो इसमें हम देखते हैं कि रेनेसा एक बहुत बड़ा रीजन था, कि इससे आगे चल के 17th एंड 18th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट हुआ है। और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी बीच में हुआ है, कुछ रिफॉर्मेशंस भी हुए हैं। तो इन सभी का मिला जुला इफेक्ट था एनलाइटनमेंट। तो इनमें सेम क्या था दोनों में, एनलाइटनमेंट और रेनेसा, और जो रिफॉर्मेशन वगैरह हुए, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुए, इन सब में सेम चीज़ें जो थी वो थी कि पुराने जो बिलीफ्स थे उनको चैलेंज किया है लोगों ने। जैसे कि चर्च जो कहता था वो सब मानते थे पहले लोग, उन बिलीफ्स को लोग चैलेंज करने लगे। ये इन सभी में सेम था। डिफरेंट क्या था इन सभी में? तो इन सभी में डिफरेंट ये था कि एनलाइटनमेंट में फिलोसोफर्स जो हैं वो रीजन के पीछे भागते थे। ये इनमें नया क्या था, ये हम देखते हैं। नया ये था कि एनलाइटनमेंट के फिलोसोफर्स जो थे, ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ और रीजन जो ढूंढे गए थे, उनको गवर्नमेंट और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज में लेना चाहते थे। ये डिफरेंस था। फिर हम देखते हैं कि ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशनरी हम ये देखते हैं कौन कौन थे। न्यूटन ने कई साइंटिफिक खोज किए हैं, गैलीलियो है, केपलर है। तो इन सभी के थॉट्स जो थे, इन्होंने नेचर में होने वाली चीज़ों को साइंस से जोड़ दिया, कि ये साइंस है। जैसे कि न्यूटन ने बताया ग्रेविटेशन की वजह से फ्रूट्स नीचे गिर रहे हैं, ग्रेविटेशन की वजह से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, और अपने जो यूनिवर्स में कई चीज़ों को खोजा। तो फिर इन लोगों ने बताया कि जैसे कि सन को, सन का रिवॉल्यूशन अर्थ कर रही है, ना कि अर्थ को चारों, अर्थ के चारों तरफ से सन चक्कर काट रहा है। फिर एक थिंकर थे, बर्नार्ड। इन्होंने कहा कि जो पुरानी सेंचुरीज हैं
उन सेंचुरीज से नई सेंचुरी एकदम डिफरेंट होगी और मोर एनलाइटेंड होगी, और जो पुरानी सेंचुरीज हैं वो डार्कनेस में चली जाएंगी। मतलब कि नई सेंचुरी जब ज़्यादा एनलाइटेंड होगी तो पुरानी सेंचुरीज कहीं अंधेरे में खो जाएंगी। इस तरीके की बातें इन्होंने की कि आगे बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं। सैलॉन्स की हम बात कर चुके हैं कि यहाँ फिलोसोफर्स बैठते थे, इकट्ठे होते थे और कुछ बातें करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे इधर उधर। इन्हीं को सैलॉन्स कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसकी इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जो थे, मैनी ऑफ आर ओन आइडियाज़ अबाउट गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन हुआ या अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे आइडियाज़ को डायरेक्टली एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ से लिया गया है। यहाँ पे कई सारे थिंकर्स हुए हैं, जैसे कि मोंटेस्क्यू है, वोल्टेयर है, रूसो है। इन सभी के आइडियाज़ को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और आगे हम कहें कि अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने एनलाइटनमेंट के थिंकर्स जो थे उनको काफ़ी पढ़ा है और उनसे कई चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, और ये अमेरिकी रिवॉल्यूशन का रीजन भी रहा है। और फिर अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन थिंकर्स के थॉट्स को जगह दी गई है। देन एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो थे उन्होंने अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और इंडिविजुअल की फ्रीडम जो थी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, कि अथॉरिटी जो हैं, जैसे कि पहले किंग हुआ करता था, किंग को ये माना जाता था कि ये एक दैवी शक्ति है, गॉड गिफ्ट है इसको, और ये ही फिर आनुवंशिक रूप से चलता रहेगा, हेरिडिटरी रूप से किंग बनता रहेगा। लेकिन इस थॉट को चैलेंज किया गया। कई थिंकर्स हुए जिन्होंने अपने अपने अलग अलग थॉट्स दिए। उनमें से एक रेने डेस्कार्ट्स है। इन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। तो ये सोचना जब स्टार्ट हुआ तो ये सोचना एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि इससे पहले तक तो कोई सोचता ही नहीं था। सब बस गवर्नमेंट जो कर रही है, मीन्स कि किंग जो कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, चर्च जो कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। तो इससे चेंज होके ये थॉट्स आए कि मैं सोच सकता हूँ चीज़ों के बारे में, और मैं सोचता हूँ वो भी ठीक है। तो ये सब चेंज जो है वही एनलाइटनमेंट है। देन एनलाइटनमेंट एंड गवर्नमेंट, ये हम देखें तो इसमें देखते हैं कि डिवाइन राइट्स जो किंग के हुआ करते थे उसको लोगों ने चैलेंज किया कि गॉड ने किसी भी कंट्री के लिए किंग को चूज किया है और वो गॉड की ही अथॉरिटी है, गॉड, ही इज़ लाइक अ गॉड। तो इस चीज़ को लोगों ने चैलेंज किया कि नहीं, ही इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और उसको भी उखाड़ फेंका जा सकता है यदि वो गलत काम करता है। तो वो गॉड की तरह नहीं है कि उसे चेंज नहीं किया जा सके, उसे चेंज किया जा सकता है यदि वो नॉर्मल जो जनता है उसको परेशान करता है, उसके हिसाब से नहीं चलता है, तो उसे चेंज किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट चेंज का आइडिया ये बहुत बड़ा आइडिया था। एंड देन बहुत सारे जो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स थे उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स पे स्ट्रेस दिया कि इंडिविजुअल राइट्स जो हैं उनका गवर्नमेंट रेस्पेक्ट करे, उनकी गवर्नमेंट इज्जत करे और उन्हीं के हिसाब से लॉज बनाए। नेक्स्ट, एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने ये भी महसूस किया कि पीपल शुड हैव अ से इन देयर गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि अभी तक जो किंग चाहता था वही रूल बनते थे, लेकिन लोगों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए गवर्नमेंट में। जैसे कि अभी हम डेमोक्रेसी में देखते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स होते हैं। तो ये वोटिंग राइट्स का कंसेप्ट यहीं से निकल के है कि लोगों का से होना चाहिए, लोग कुछ कह पाएँ, लोग अपनी बात रख पाएँ, इस तरीके का गवर्नमेंट होना चाहिए। देन एनलाइटनमेंट एंड रिलीजन के बारे में हम कंपेयर करें, दोनों को देखें तो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स जो थे उनका ये सोचना था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद के बारे में सत्य को जानने में सक्षम है। उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है या चर्च क्या कहता है या पादरी क्या कहता है। इसके बजाय वो खुद अपने बारे में जाने, अपने बारे में ट्रुथ को पहचाने, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कैपेबल भी है इस काम को करने में। बहुत सारे जो थिंकर्स थे, ऑलमोस्ट सभी थिंकर्स ये मानते थे कि हाँ, कोई एक सुपर पावर है जो कि चीज़ों को चला रही है, लेकिन ये सुपर पावर कोई स्पेसिफिक
किसी आदमी को पावर्स नहीं देती है। ये सुपर पावर सब ह्यूमन बींग्स को सेम मानती है। ये चर्च को या फिर किसी होली बुक जैसे कि बाइबल है, इनको वो पावर्स नहीं देती है। नॉर्मली हर ह्यूमन बीइंग के पास गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं, कोई स्पेसिफिकली पावरफुल नहीं है यहाँ पे। एंड देन इन लोगों ने बात की कि राइट और रॉन्ग जो है वो भी चर्च या जो बाइबल में लिखा हुआ है वही जरूरी नहीं है वही हो। ये भी एक रैशनल चीज़ है, रैशनली इन चीज़ों के बारे में सोचो, देन राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करो। तो इस तरीके से एनलाइटनमेंट और रिलीजन के बीच भी एक बेसिक झगड़ा था कि रिलीजन क्या कहता है और एनलाइटनमेंट थिंकर्स क्या कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कुछ थिंकर्स को जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं एनलाइटनमेंट के एरा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं थॉमस हॉब्स को। हॉब्स ने क्या कहा है कि आदमी जो है वो नेचुरली सेल्फिश है, क्रूअल है और ग्रेडी है। ये उसके बेसिक नेचर्स हैं। इन बेसिक नेचर्स को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जब सिस्टम आपको बनाना है तो कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके एक सिस्टम बन पाएगा। इन्होंने 1651 में एक बुक लिखी है जिसका नाम है लेविएथन। इस बुक में इन्होंने लिखा है कि आम जनता जो है वो इच्छाओं की पावर जो है उनसे ड्रिवन होती है। मैं अपनी लाइफ में ये कर लूँ, इतना मनी कमा लूँ, ये बन जाऊँ, वो कर लूँ, इन सभी चीज़ों से ड्रिवन होती है। तो जो इन्होंने फर्स्ट में जो कहा कि वो सेल्फिश है, क्रूअल है, ग्रीडी है, तो सेल्फिश है क्योंकि उसकी डिजायर्स है और डिजायर्स को वो पूरा करना चाहता है। डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो ग्रीडी हो जाता है और क्रूअल हो जाता है। तो इसलिए कुछ बेसिक लॉज की ज़रूरत है। इन लॉज के बिना कन्फ्लिक्ट हमेशा बने रहेंगे लोगों में। तो ये लॉज क्या होंगे कि एक आदमी की फ्रीडम, दूसरे आदमी की फ्रीडम, तीसरे आदमी की फ्रीडम, इनके बीच का एक कॉमन एरिया निकाला जा सके जिसमें कि कुछ सेक्रीफाइस इसको करने पड़े, कुछ इसको और किसको, लेकिन सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएं, सोसाइटी में एक हार्मोनी जनरेट हो। ये जो इनका आइडिया था तो वो ये था कि गवर्नमेंट शुड बी लाइक दैट कि वो लोगों को खुद के अपने सेल्फिशनेस से रोक पाए। हॉब्स को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, एनलाइटनमेंट के और थिंकर्स ने वो एग्री नहीं किए इनकी बातों से, लेकिन फिर भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे इस एरा में क्योंकि इन्होंने एक थॉट्स दिए हैं जो डिफरेंट थे। पुरानी जो चीज़ें चली आ रही थी उससे डिफरेंट थॉट्स इन्होंने दिए। इन्होंने रीजन को अप्लाई किया, पॉलिटिक्स जो थी उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रीजन को अप्लाई किया, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर इनके जो आइडिया थे हो सकता है वो हार्श हों, प्रॉब्लमेटिक भी हों, लोगों को देखने में ठीक ना लगें, लेकिन फिर भी जो इनके आइडियाज़ थे वो अपने ऑब्जर्वेशंस पे इनके पे बेस्ड थे, जो इन्होंने देखा था, सीखा था ह्यूमन नेचर के बारे में। फिर कुछ हम टर्म्स देखते हैं दो चार। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो इसमें लोग कुछ अपनी फ्रीडम को छोड़ते हैं और उसके बेनिफिट्स गवर्नमेंट से उनको लोगों को मिलते हैं। अपनी फ्रीडम को छोड़ के दूसरे की फ्रीडम को भी बनाए रखते हैं लोग। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट लोगों को कुछ देती है, लोग गवर्नमेंट को कुछ देते हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? नेचुरल राइट्स है कि आप ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हो, इसके नाते आपको क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, वो नेचुरल राइट्स होते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स से अलग होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करवाता है, लेकिन नेचुरल राइट्स तो नेचुरली ह्यूमन बीइंग होने के नाम पे जो मिलते हैं, दो नेचुरल राइट्स। देन बिल ऑफ राइट्स, तो ये एक लिस्ट होती है बेसिकली जो बेसिक राइट्स की है, गवर्नमेंट जिनको प्रोटेक्ट करती है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो ये इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग हैज़ पावर्स जो कि लिमिटेड होती हैं बाई बेसिक सेट ऑफ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन। किंग की पावर्स को जो लिमिट में रखा जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। होती तो हालांकि ये भी मोनार्की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट थिंकर हमारा जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल राइट्स की बात की, जो भी अभी हमने बात की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है पीपल और स्टेट के बीच में, नेचुरल राइट्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमको मिलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है कि टू ट्रिटाइसेज ऑफ गवर्नमेंट। ट्रिटाइसेज का मतलब होता है प्रबंध।
तो गवर्नमेंट के 2 ट्रेटाइसेज क्या होंगे 1690 में, ये इन्होंने एक बुक लिखी है। और ये बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो कि दूसरे ह्यूमन बींग्स से या फिर किसी दूसरे स्टेट के लोगों से जिनको कि इंजरीज होती हैं, उनको बचाना, रोकना, ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जॉन लॉक के थॉट्स थे जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हैं। इनका आइडिया था बेसिक कि ट्रू बेसिक्स ऑफ गवर्नमेंट was a social contract between people and government. If the government didn't respect people's right, it could be overthrown. तो ये जो आइडिया है ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया है कि गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है, उखाड़ फेंका जा सकता है यदि गवर्नमेंट लोगों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाती है। तो यहाँ से जो गॉड गिफ्टेड है, किंग गॉड, दैवीय शक्ति इसको मिली हुई है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से चेंज हो गई हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि किंग को हटाया जा सकता है, मतलब कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है। वो ह्यूमन बीइंग है, वो बस स्टेट का सर्वे सर्वा हमने उसे बना रखा है, हमने उसको कुछ राइट्स दिए हैं, तो उसके बदले में उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। यदि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करता है तो उसे हम उखाड़ फेंकेंगे। In exchange of protection, people gave government the power to rule on their behalf. तो ये हम बात कर चुके हैं कि प्रोटेक्शन के एक्सचेंज में लोगों ने गवर्नमेंट को पावर दी है। तो ये कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये आइडिया है। नेक्स्ट जो हमने अभी बात की कि गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका जा सकता है यदि वो फेल हो जाती है लोगों के राइट्स को संभाल के रखने में। तो इसको हमें देखने को मिला कि अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें यही रीज़न था कि ये फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि गवर्नमेंट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट में वो अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे और अमेरिकन्स का कहना था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, टैक्स नहीं। तो ये चीज़ आई है, ये जॉन लॉक के थॉट से ही आई है कि गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका जा सकता है यदि वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉक जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में थे। इसका मतलब क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि किंग की पावर्स को लिमिट करे, किंग की पावर्स को कंट्रोल करे, ये उसकी पावर्स होंगी, इतना ये रूल्स बना सकते हैं। इस टाइप की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसी के लिए 1689 में इंग्लिश लोगों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने बिल ऑफ राइट्स एक रूल्स बनाए, एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया। तो ये बिल ऑफ राइट्स लोगों के, आम जनता के राइट्स थे और इनको पार्लियामेंट शुड फॉलो दीज राइट्स। तो इस तरीके से पार्लियामेंट राज करेगा, पार्लियामेंट काम करेगा। एंड देन तो हम देखते हैं कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो निकल के आया है जॉन लॉक के थॉट से। और ये बिल ऑफ राइट्स में लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स में रखे गए हैं। पिछला बिल ऑफ राइट्स जो हम बात कर रहे थे वो इंग्लैंड का था, लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बिल ऑफ राइट्स रखे गए हैं और वो जॉन लॉक के थॉट से ही आए हैं। और नेक्स्ट हम देख ही चुके हैं इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स जो है 1689 में, ये भी जॉन लॉक के थॉट से आया है। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट थिंकर हमारे जो हैं मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये इनका बेसिक थॉट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको यदि बोलें तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जुडिशियरी, मतलब कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को पावर्स, डिफरेंट पावर्स दी जाएंगी। इन पावर्स का ये लोग इस्तेमाल करेंगे और किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की पावर्स का कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन ओवरराइट नहीं करेगा, उसका इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जब 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी तो मोनार्की जो आती है वो नहीं आएगी। और क्योंकि पावर्स किसी एक सिंगल आदमी में सेंट्रलाइज नहीं है तो उनको कंट्रोल किया जाना भी आसान रहेगा।
ये मोंटेस्क्यू के थॉट्स हैं। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में। इस बुक में इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वे ओनली, कि 3 पार्ट्स में इनकी शक्तियों को पावर्स को डिवाइड किया जा सके। इनका जो आइडिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये यूएसए में एज इट इज़ यूज में लिया गया है। वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हालांकि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स एज इट इज़ नहीं है, फिर भी इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, और साथ में हम इसमें शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी यूज में लेते हैं। ये हमारा थोड़ा डिफरेंट है यूएसए से। तो इनका कहना था कि गवर्नमेंट के जो हमने 3 ब्रांचेज बनाई हैं, तो वो तीनों ब्रांचेज दूसरी ब्रांचेज की पावर्स को भी चेक एंड बैलेंस करें। तो किसी भी उसकी पावर्स जो सेपरेटेड हैं, वो टोटली सेपरेटेड नहीं है। उन्होंने कहा कि व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन देयर कैन बी नो लिबर्टी। मोंटेस्क्यू ने कहा कि जो शक्ति पृथक्करण वाली चीजें हैं, उनको यूज में एज इट इज लिया जाए तो एक ऐसा स्टेट बनाया जा सकता है जिसका कि बहुत लंबा इफेक्ट होगा। तो और एक स्टेट को स्टेबल भी बनाया जा सकता है। तो इसको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने यूज में लिया है, और कांग्रेस, कोर्ट और प्रेसिडेंट, इन 3 ब्रांच में इन्होंने डिवाइड किया है। ये मोंटेस्क्यू के थॉट्स ही थे जिनको इन्होंने एज इट इज यूज में ले लिया है। तो ये हम देख चुके हैं कि ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट मोंटेस्क्यू के ही थॉट्स पे बेस्ड थी यूनाइटेड स्टेट्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेयर। तो वोल्टेयर ने जो बातें की है एनलाइटनमेंट के एरा में, ये इन्होंने बातें की कि रिलीजियस टॉलरेंस सोसाइटी में होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच हर ह्यूमन बीइंग का बेसिक राइट है, नेचुरल राइट है, तो ये उसको मिलना चाहिए। उनका एक नॉवल था कैंडिड, जिसमें इन्होंने पुराने जो रिलीजियस आइडियाज़ थे उनका काफ़ी मजाक उड़ाया है। फिर वोल्टेयर जो है, ये स्पेशली कंसर्न थे अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसका बेसिक राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके पास होनी चाहिए। इनका आइडिया था कि जो रिलीजियस टॉलरेंस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सोसाइटी में हारमोनी लाने के लिए ज़रूरी है। स्टेट को ये स्टेबल बनाएंगी, तो ये बेसिक नीड है सोसाइटी की, ह्यूमन बीइंग्स की, तो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने टॉलरेंस का मीनिंग बताया है कि डिफरेंट बिलीफ्स और कस्टम्स को लोग एक्सेप्ट करें, उन्हें माने, ना कि मतलब अपने ही थॉट्स को लोगों पे थोपने लगे कि यही सही है यही गलत है। जो इस टाइम पे क्रिश्चियंस थे, वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो में डिवाइड हो चुके थे, और बाकी रिलीजन्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड चल ही रहे थे। 17th-18th सेंचुरी में यदि हम देखें तो इस टाइम तक तो कॉलोनीज भी डेवलप हो चुकी थी, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज में भी अलग अलग रिलीजन्स थे। तो इन सब रिलीजन्स को एक साथ में लेके चलो, यही रिलीजियस टॉलरेंस है। ये वोल्टेयर का कहना था। वोल्टेयर ने कहा कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। इनका कहना है कि आप जो कहते हो सकता है मैं उससे डिसअप्रूव करूँ, मैं उस बात को ना मानूं, लेकिन मैं आपके उस राइट को मरते दम तक एक्सेप्ट करूँगा, डिफेंड करूँगा कि ये आपके कहने का अधिकार है। इसका इम्पैक्ट क्या रहा वो हम देखते हैं कि बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे यूएसए के, वो वोल्टेयर से मिले हैं, और यूएस बिल ऑफ राइट्स जब लिखा गया है तो उसमें इनके आइडियाज़ को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट में। जो यूएसए का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐड किया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। इनका एक कोट है, पीपल मस्ट बी फ्री टू स्पीक देयर माइंड्स, मतलब जो आपके दिमाग में आता है उसको कहने के लिए आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आप स्वतंत्र हो। फिर हम नेक्स्ट एक थिंकर देखते हैं, बैकेरिया। तो इन्होंने जो बात की है, एक्यूज्ड जो थे उनके राइट्स की बात की है। सबसे पहले तक एक्यूज्ड के कोई राइट्स नहीं थे, उनको जो दंड देना दिया जा सकता था। जैसे कि ये कोई एक्यूज्ड है,
इसको किंग ने कुछ ऑर्डर दे दिया है या फिर चर्च ने कुछ ऑर्डर दे दिया है कि इसको इस तरीके का पनिशमेंट दिया जाए, तो इसको कोई राइट नहीं है कि उसके अगेंस्ट बोले। लेकिन सीज़र बेकेरिया जो थे, इन्होंने कहा कि अक्यूज्ड के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो जो भी टॉर्चर किए जाते थे मिडल एरा में, कॉमनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए जाते थे और उन पे कोई से नहीं होता था, भले ही वो क्रिमिनल है लेकिन उसका कुछ तो अधिकार होना चाहिए, उसके भी राइट्स होने चाहिए। इसकी बात बकेरिया ने की है। इनका कहना है कि पनिशमेंट जो है वो भी डिस्कस किया जाना चाहिए। पनिशमेंट इतना ब्रूटल नहीं होना चाहिए कि उसका सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट पड़े। इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए ब्रूटल पनिशमेंट के अगेंस्ट। इनका बेसिक आइडिया ये था कि कोई भी पर्सन जो अक्यूज्ड है उसको स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, फेयर जस्टिस होना चाहिए, उसको भी अधिकार है अपने पार्ट को अपने पक्ष रखने का, उसको ये अधिकार मिलने चाहिए। और कैपिटल पनिशमेंट जो है वो ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। सो नेक्स्ट बकेरिया कहते हैं कि फॉर ए पनिशमेंट इट शुड बी जस्ट एंड फेयर इनफ कि जो क्रिमिनल है उसके राइट्स जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सकें। मीन्स कि क्राइम जितना बड़ा है उसी के रिलेटिवली उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट जैसे बहुत इजीली पहले दे दिया जाता था। कैपिटल पनिशमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इसको गुलेटिन बोला जाता था। कई बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बस सीधे फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, गुलेटिन से गला काट दिया जाता था। तो इस तरीके से इस किसी भी क्राइम के लिए अनजस्ट पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, पनिशमेंट की एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसी बात बकेरिया ने की। बकेरिया का इम्पैक्ट क्या रहा है आगे? बकेरिया एनलाइटनमेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंकर्स थे। तो जो बिल ऑफ राइट्स था उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स जो रखा गया था यूएस में, उसमें 8th अमेंडमेंट, उसमें क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, इसको रोकने के लिए 8th अमेंडमेंट किया गया है। और 6th अमेंडमेंट जो है वो स्पीडी ट्रायल के लिए रखा गया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं पर उसमें बिल ऑफ राइट्स है, उसमें ये दोनों चीज़ें रखी गई है। तो ये बकेरिया का ही इम्पैक्ट था कि ये चीज़ें रखी गई है। और आज डेथ पेनल्टी को मैक्सिमम स्टेट्स में ख़त्म किया जा रहा है। जैसे इंडिया में भी अभी कोर्ट में बहुत ही सीवियर क्राइम्स, जो कि हीनियस क्राइम्स जिनको नाम दिया गया है, हीनियस क्राइम्स में ही सिर्फ डेथ पेनल्टी को परमिट किया है, बाकी डेथ पेनल्टी को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। और स्पीडी ट्रायल के लिए भी जैसे कि बात की गई है, तो हमारा कोर्ट भी यही कहता है कि किसी को 2 बार एक क्राइम के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो जब किसी को 10-15 साल सिर्फ डिसीजन आने में लग जाते हैं कि इसको फाइनली डेथ पेनल्टी दी जाए या कोई और पनिशमेंट दिया जाए, तो दैट मीन्स कि उसको डबल सज़ा मिल रही है। वो डेली इस चीज़ में, इस खौफ में जी रहा है कि उसको मौत की सज़ा हो जाएगी। तो ये इस तरीके से उसको डबल सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इस बेसिस पे कई लोगों की फांसी की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में भी बदला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट थिंकर है रूसो। 1712 से 1778 इनका टाइम रहा है। रूसो जो थे वोल्टेयर की तरह कोई बहुत अच्छी फैमिली में पैदा नहीं हुए थे, अपर क्लास में पैदा नहीं हुए थे। ये हमेशा से एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड रहे हैं, घर से भी भाग गए थे 16 साल की एज में। और इनके अपने थॉट्स डेवलप हुए हैं सोसाइटी को देख के। तो इनके थॉट्स जो डेवलप हुए हैं, वो इनका कहना है कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुकी है और करप्ट हो चुकी है। तो सोसाइटी को नेचुरल होना चाहिए, लोगों को नेचुरल होना चाहिए, ना कि इस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से जीना चाहिए। जैसे कि इनका देखा जाए, इनके हेयर्स देखिए बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने बनाए हुए हैं।
कपड़े इनके देखें अपन, ड्रिंक कर रहे हैं, कहाँ जाके बैठ रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ये लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल है। तो इसका रूसो ने बहुत विरोध किया है। इन्होंने सैलॉन्स को भी क्रिटिसाइज़ किया है जहाँ पे कि थिंकर्स बैठ के बात करते थे। लेकिन इनमें सैलॉन्स में सिर्फ ऐसा नहीं था कि थिंकर्स जो बात करते थे वही होती थी, बाकी सारे भी सोसाइटी के आर्टिफ़िशियल प्राउड को दिखाने के लिए भी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे। लोग यहाँ पे और तरीके के गलत काम भी इन सैलॉन्स में हुआ करते थे। तो इसलिए इन्होंने सैलॉन्स का विरोध किया, जैसे कि एक सैलॉन्स की ही पिक्चर है। फिर हम आगे देखते हैं कि रूसो क्या कहते हैं। रूसो कहते हैं कि सिविलियंस जो हैं वो नेचुरली करप्ट हो चुके हैं वो लोग, और वो उनमें ईवल एक पैदा हो गया है। इस ईवल का इन्होंने विरोध किया है। तो इनकी एक बुक थी, इसमें इन्होंने कंडेम किया है जो फॉर्मल और रिजिड एजुकेशन बन चुकी है कि इस तरीके से कपड़े पहनिए, इस तरीके से आपको रहना है सोसाइटी में, इस तरीके से आपको खाने-पीने का सब कुछ सिखाया जाता था। तो इस तरह की फॉर्मल और रिजिड एजुकेशन का इन्होंने विरोध किया है। इनका कहना है कि आदमी को नेचुरल वे में रहना चाहिए, नेचुरली चीज़ें सीखनी चाहिए, नेचुरल तरीके से ही सोसाइटी को अपने सारे काम निपटाने चाहिए, ये रूसो का कहना था। रूसो की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम पहले बात कर चुके हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, इनकी किताब थी। तो इसमें इनका कहना है कि द कॉन्ट्रैक्ट वाज अमंग द पीपल देमसेल्व्स, लोगों में आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट था, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो था इसको इन्होंने नाम दिया है जनरल विल। जनरल विल का मतलब है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा मीन्स कि सारे लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं कि एक स्टेट इस तरीके से रूल करे, स्टेट के पास क्या-क्या पावर्स होनी चाहिए, स्टेट के बनाए हुए क्या-क्या लॉज होने चाहिए, जिससे कि सोशल हार्मोनी बनी रहे, सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिलती रहे, ह्यूमन बीइंग के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरीके का एक स्टेट जो है वो सोशल विल है, जनरल विल है, वो सामान्य इच्छा है, जिससे कि स्टेट को इन्होंने पावर्स दिए हैं कि यू विल रूल एंड वी विल गेट रूल्ड बाय यू, लेकिन ये आपके राइट्स हैं और ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। ये हमारे राइट्स होंगे, ये हमारी ड्यूटीज़ होंगी। ये इस तरीके की एक सामान्य इच्छा, इन्होंने इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा, जनरल विल। तो इनका कहना है कि जो आदमी अपनी टोटल फ्रीडम होती है उसमें से कुछ कुछ सरेंडर कर देता है स्टेट को, वो इसीलिए करता है कि मैं अपनी जो फ्रीडम सरेंडर कर रहा हूँ उसके बदले आप मुझे कुछ दो और मैं आपको कुछ दूंगा। तो इस तरीके की बातें इन्होंने की, जैसे कि इन्होंने जो कहा है कि नेचर की तरफ आप आगे बढ़िए, आदमी को नेचुरल तरीके से रहना चाहिए, आर्टिफिशियल चीज़ों को नकार देना चाहिए। इस चीज़ को सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इनके जो कुछ आइडियाज़ हैं जनरल विल वाले, इसको इसकी वजह से लोगों ने बाकी लोगों काफ़ी सारे लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया है। जैसे कि हम एक स्केच देखते हैं, तो इसमें इस पेंटिंग में दिखाया गया है गुलेटिन। तो गुलेटिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक जनरल विल बन गई थी कि लोग जो स्टेट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो कि स्टेट लोगों ने खुद बनाया था। पहले जो किंग का राज था उसको उखाड़ फेंका, किंग की जगह उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना दिया, और वो ही उस टाइम पे स्टेट की तरह काम कर रहा था। तो उस प्रतिनिधि मंडल ने जनरल विल, लोगों की जनरल विल मानते हुए जो उस वक्त के स्टेट के अगेंस्ट लोग जा रहे थे उनको फांसी पे चढ़ा दिया, गुलेटिन कर दिया। तो इस तरीके से जनरल विल को लोगों ने गलत तरीके से भी एक्सप्लॉइट किया। इसको रूसो के जो विचार थे, तो उनको डिक्टेटर और जो डेमोक्रेट्स थे दोनों ने ये कहा कि जनरल विल जो है उनकी आइडियोलॉजी का पार्ट है। जैसे कि अभी हमने डिक्टेटर्स का बताया कि लोगों को गुलेटिन किया उन्होंने, फिर भी वो कह रहे थे कि हम जनरल विल के थॉट्स पे ही हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की इनकी आइडियोलॉजी थी। तो काफ़ी लोगों ने इनकी आइडियोलॉजीज को नकारा भी है उसी टाइम पे। इनको फादर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है।
क्योंकि ये नेचर लवर थे, नेचर के पास चलो, नेचर की तरफ लौटो, इस तरीके की इन्होंने बात की है कि 5th सेंचुरी से पहले जिस तरीके से हम लोग रहते थे, सिर्फ खाने-पीने तक लोग कंसंट्रेटेड थे, उनको और बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था चीज़ों से। तो उस तरीके की इन्होंने बातें की कि उसी एरा में वापस लौटो। जो वोल्टेयर थे, उन्होंने भी रूसो के थॉट्स को नकार दिया था। इन्होंने कहा था कि मैंने जब रूसो को पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं धीरे-धीरे अपने 2 पैरों की बजाय 4 पैरों पे चलने लगूँ। तो इसी तरह की बातें बाकी लोगों ने भी की और उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने बार-बार यही बात की कि नेचर की तरफ लौटो। तो इनकी बातें कुछ लोगों को अच्छी भी लगी, जैसे कि एक क्वीन थी, मैरी एंटोनेट, जिन्होंने एक गाँव में अपने लिए एक अलग से गाँव बनवाया, जहाँ वो जाके मिल्क मेड की तरह रहती थी। वो ये रोल प्ले करती थी कि मैं नेचर की तरफ लौट रही हूँ, आई एम नेचुरल, तो मिल्क मेड का मैं काम कर रही हूँ। इस तरीके के काम भी इनके थॉट्स के बाद में आए। इन चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। ये सारी चीज़ें आर्टिफ़िशियली जो आपको सुंदर बनाती हैं, या आर्टिफ़िशियली आप लिविंग स्टाइल एक बना लेते हो, आर्टिफ़िशियल लिविंग स्टाइल को रूसो ने क्रिटिसाइज़ किया है। और अपर क्लास जो है, उनके लिए कहा है कि वो नेचुरल थिंग्स को बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं और पूरी तरह से आर्टिफ़िशियल हो चुके हैं। जैसे कि ये इन्होंने पहना हुआ है, बहुत ही टाइट ये कपड़े होते हैं और बहुत मुश्किल से पहने जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इनको पहनना शान की बात समझते थे। लेकिन रूसो कहते हैं कि इनको छोड़ो और ढीले-ढाले कपड़े जो नॉर्मली लोग पहनते थे पुराने ज़माने में, उनकी तरफ लौटो। दैट इज़ नेचुरल और दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दीज़ आर्टिफ़िशियल स्टफ्स। वोल्टेयर और रूसो दोनों एनलाइटनमेंट के वो थिंकर्स थे, जिन्होंने आइडिया ऑफ लिबर्टी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। आज़ाद व्यक्ति को आज़ाद होना चाहिए, उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए। इन बातों पे इन दोनों ने ही काफ़ी जोर दिया है। एनलाइटनमेंट का नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहा है। तो मॉडर्न व्यूज ऑफ गवर्नमेंट जो आए थे, वो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स के थॉट्स पे ही डिपेंड करते थे। उन्हीं पे बेस्ड गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स गवर्नमेंट के बनने लगे थे। तो इन्होंने जो मोनार्क हुआ करते थे, उनको भी इफ़ेक्ट किया है। फिर इन्होंने डेमोक्रेसी की भी इन्होंने बात की है, गणतंत्र की इन्होंने बात की है, राजतंत्र की इन्होंने बात की है। लेकिन उसमें इन्होंने जो राजतंत्र है, उसको सबसे ज़्यादा खराब बताया है और गणतंत्र और डेमोक्रेसी को इन्होंने बेटर बताया है। और इनके जो थॉट्स थे, उनसे एक नई चीज़ निकल के आई थी, एनलाइटेंड डेस्पोट्स, मतलब मोनार्क जो थे, एनलाइटेंड मोनार्क हो गए। तो ये जो किंग्स थे, एनलाइटेंड मोनार्क, ये लोग लोगों को खुश रखना इनकी प्रायोरिटी हो गई थी, ताकि इनका किंगडम बना रहे। लेकिन उसमें किसी भी तरह की चीज़ें फिर ये यूज़ में लेने लगे थे कि हाँ, लोग खुश रहें और हमारा किंगडम बना रहें। नेक्स्ट हम देखते हैं तो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस जो दोनों हुए हैं, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका रहा है। और इवन कहा जा सकता है कि एनलाइटनमेंट की वजह से ही ये दोनों रिवॉल्यूशन हुए हैं। ये हम बात कर चुके हैं अभी, जो मोनार्क्स हमने बात की हैं। डैशपोर्ट्स, तो ये एब्सोल्यूट पावर्स इनके पास थी, अनलिमिटेड पावर्स थी। ये लोग अपने वही लोगों को खुश रखो और अपना वो चलाते रहो। अमेरिका में हम देखते हैं एनलाइटनमेंट के इफेक्ट, तो जो बिल ऑफ राइट्स उनके उसमें आया है। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स पहले आया था, मैग्ना कार्टा पहले आया था, लेकिन वो अमेरिका में उस तरह की चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही थी। तो वहाँ के जो लीडर्स थे, उनको एनलाइटनमेंट के बाद के थॉट्स उन तक भी पहुँचे और उनको इन्फ्लुएंस किया एनलाइटनमेंट के लीडर्स, एनलाइटनमेंट के थिंकर्स की बातों ने। तो उस रिवॉल्यूशन, वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन घटित हुआ और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फिर उनके थॉट्स को लेके ही उसके कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया।
ये 1775 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ है, तो जो किंग इनके राइट्स को अब्यूज़ कर रहा था, उसको इन्होंने उखाड़ के फेंका और इन्होंने इस तरह की बातें की कि नो टैक्स इफ़ वी डिडंट गेट एनी रिप्रेजेंटेशन, हम खुद पे रूल करेंगे, इस तरह की इन्होंने बातें की। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें लॉक के आइडियाज जो थे जॉन लॉक के, नेचुरल राइट्स एंड पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट। पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट है कि जो आम जनता है उसके नेचुरल राइट्स को बना के रखना, जो आम जनता ने अपनी फ्रीडम को त्याग के राइट्स दिए हैं, उन राइट्स का गवर्नमेंट्स इस वे में इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को फ़ायदा हो। इस तरह की बातें की गई है। फिर ये नेक्स्ट थॉट है जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल। तो वी द पीपल का मतलब है कि हम लोग हैं जिनसे कि स्टेट को पावर मिलती है। वी द पीपल हैज़ गिवन द पावर्स टू स्टेट। तो मोंटेस्क्यू का जो आइडिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो अमेरिका के बेसिक लॉज में इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस और राष्ट्र प्रेसिडेंट एंड ऑल, जो तीन तरीके से जस्टिस, जुडिशियरी, प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस जो बनाया गया है, मोंटेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर्स से लिया गया है और हम लोग स्टेट को पावर्स दे रहे हैं। इस तरह की बातें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। देन बिल ऑफ राइट्स जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको बाद में अमेंड किया गया है, कुछ चीज़ें और जोड़ी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे 8th अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। 8th अमेंडमेंट 6th अमेंडमेंट में उन्होंने जोड़ा है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तो ये जो बिल ऑफ राइट्स था उसमें एनलाइटनमेंट के जो थॉट्स थे उनको इंक्लूड किया गया एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड स्पीच लोगों को दिया गया, जो वोल्टेयर के थॉट्स थे। जो अभी हमने 6th अमेंडमेंट की बात की है, तो ये 6th अमेंडमेंट बेकारिया के थॉट्स थे स्पीडी ट्रायल के, इसको भी इसमें डाला गया है, लेकिन ये अमेंडमेंट में डाला गया है, पहले ये दोनों चीज़ें नहीं थी। तो फ्रांस में हम एनलाइटनमेंट देखते हैं, तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन 1989 में हुआ है। नेशनल असेंबली जो है उसने बेसिक राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एक डिक्लेरेशन था, उसको एक्सेप्ट किया था। इस डॉक्यूमेंट में बात की गई थी लोगों की लिबर्टी और इक्वालिटी की, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, इस तरह की तीन बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तीन आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं। तो इन तीनों की डिमांड को लेके ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इसीलिए जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था उसमें ये सारी चीज़ें रखी गई थी। उसमें ये राइट रखा गया था कि आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी है वो आप जैसे चाहें रखें, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें रखा गया है, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी इसमें रखा गया है। तो ये जो बेसिक नीड्स, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इस टाइप की जो बेसिक नीड्स थी जिनके चलते कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, उसको डिक्लेरेशन में स्थान दिया गया है। और वो जो थिंकर्स थे एनलाइटनमेंट के, उन्हीं के थॉट्स हैं इन वन और अनदर वे। देन हम देखते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वायलेंस हुआ है, तो वायलेंस भी इसके थॉट्स थे रूसो के, जनरल विल वाले, उनको इस्तेमाल करके ही इतना ज़्यादा वायलेंस किया गया, बुलेटिन किया गया, रॉयल फैमिली को मार दिया गया कि ये तो जनरल विल है, लोगों की सामान्य इच्छा है कि इनको उखाड़ फेंको, इन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं इन पे। तो इस सब के चलते ही उनको बुलेटिन कर दिया गया। बुलेटिन क्या है ये हम लोग सभी जानते हैं लगभग, कि एक मशीन है जिससे कि लोगों के सर काट दिए जाते हैं, दरअसल कर दिए जाते हैं। बुलेटिन, हम ये वर्ड इसमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बुलेटिन वर्ड यूज़ में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है कि बजट जब पास होता है तो एंड में बिना किसी बहस के सभी जो बजट के डिमांड्स होती हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो दैट इज़ बुलेटिन। तो और फ्रांस में जो बहुत ही ज़्यादा ब्लडी केओस मच गया था, वो सब एनलाइटनमेंट के इफेक्ट्स ही कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वुमेन्स जिन्होंने एनलाइटनमेंट में अपने थॉट्स रखे, जो वुमन थिंकर्स थी, उनके बारे में हम बात करें तो उसमें
कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जैसे मैडम जियोफ्रेन, एबिगेल एडम्स, मैरी वुllstonecraft एटसेट्रा। इन्होंने भी लिबर्टी और इक्वलिटी ऑफ वुमन, अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो एनलाइटनमेंट के नॉर्मल थिंकर्स थे या कहें कि मेल थिंकर्स थे, वो बात करते थे ह्यूमन बीइंग की, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए लिबर्टी, इक्वलिटी एटसेट्रा की। लेकिन फिर भी क्योंकि सोसाइटी उस टाइम पे ऐसी थी कि औरतों को, फीमेल को बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता था और उनको इक्वल राइट्स नहीं थे मेल के। तो इंटरप्रिटेशन जो मेल थिंकर्स थे उनकी बातों का होता भी था तो वो मेल के लिए ही होता था। तो इसी चीज़ को देखते हुए वुमन थिंकर्स जो थी उन्होंने अपनी बात रखी कि ये सब चीज़ें, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, वुमन को भी मिलनी चाहिए। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एनलाइटनमेंट में? तो इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि इन्होंने औरतों को जगाया एक तरीके से। जो औरतें खुद को मतलब एक दासी की तरह ही मानती आ रही थी हज़ारों सालों से, उनके लिए ये बन चुका था, ये घर में ही रहेंगी, यहीं काम करेंगी। तो इस चीज़, इनके थॉट से हेल्प मिली और आदमी के समान अधिकार औरतों को मिलने चाहिए, ये इनकी इच्छा थी। हम आगे देखते हैं फ्रेंच एनलाइटनमेंट में किन-किन औरतों का योगदान था। तो हम देखते हैं मैडम जियोफ्रेन जो थी, ये अपने घर पे एक सैलून चलाती थी, सैलून मीटिंग्स होती थी यहाँ पे। तो ये इन मीटिंग्स को होस्ट करती थी और साथ में इनमें आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी करती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओलंपे डे गोजेस। तो इन्होंने फीमेल वर्जन पब्लिश किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इन्होंने इसको कहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन एंड फीमेल सिटीजन्स। और इनकी जो थॉट्स थे उनको, जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, डिक्लेरेशन ऑफ मैन ने पहले देखा है सिटीजन्स का, तो उसी के बिल्कुल समान इन्होंने कहा है कि इसको रखा जाए, इसको भी इंक्लूड किया जाए और इक्वलिटी और लिबर्टी वुमन को भी इक्वली मिलनी चाहिए, इस पे इन्होंने बात की है। लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन के बाद बुलेटिन किया गया था बहुत लोगों का, या रिवॉल्यूशन के टाइम पे राजाओं का इनका बुलेटिन किया गया था, इसके अगेंस्ट इन्होंने बात की थी, तो इनका भी बुलेटिन कर दिया गया। देन हम देखते हैं एबिगेल एडम्स। ये जॉन एडम्स की वाइफ थी। जॉन एडम्स बाद में अमेरिकी रिवॉल्यूशनिस्ट थे और ये बाद में प्रेसिडेंट भी बने अमेरिका के। तो ये इनकी वाइफ थी। इनकी वाइफ का कहना था कि आप जो भी राइट्स की बात करते हो, बिल ऑफ राइट्स जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहते हो, उनमें आपको वुमन को भी नहीं भूलना चाहिए, वुमन को भी आपको साथ में लेके चलना चाहिए। इनका कहना था कि वुमन को यदि अटेंशन नहीं दिया गया इक्वल, वुमन को केयर नहीं किया गया, तो आज नहीं तो कल फिर वुमन भी इसी तरह का रिवॉल्यूशन कर सकती हैं। इसलिए औरत विद्रोही ना बने, रिबेलियन ना बने, इसके लिए वुमन के लिए भी वैसे ही लॉज बनाए जाएँ जिनमें कि मैन के इक्वल वॉइस वुमन को भी मिले। नेक्स्ट मैरी वोllstonecraft, ये एक इंग्लिश राइटर थी। 1792 में इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि वुमन डिजर्व द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एज मैन। इनका ये मानना था कि एजुकेशन जो है वो एक बेसिक नीड है और ये की टू ओपन द फ्यूचर है। ये एक चाबी है जिससे कि वुमन इक्वालिटी और फ्रीडम को अचीव किया जा सकता है। इनके थॉट्स ने आगे अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में या फिर फ्रांस वगैरह कहीं भी हम देखें तो जो आगे वुमन राइट्स की काफ़ी लोगों ने बात की है, तो वो इनके थॉट्स से ही लोगों ने प्रभावित होकर बात की है। फिर हम इसको, इन सभी चीज़ों को एक बार कंक्लूड करते हैं जो अभी तक हमने बात की है। तो अभी तक हमने बात की है कि एनलाइटनमेंट जो है
इसका रिलेशन पुरानी कई चीज़ों से है, जिसमें साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, या फिर हम देखते हैं कि रेनेसा है, या फिर बीच में और कुछ जो चेंजेज हुए थे उनसे एनलाइटनमेंट रिलेटेड है। एनलाइटनमेंट कुछ थिंकर्स हुए हैं बड़े बड़े, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर एट्सेट्रा। तो इनके जो थॉट्स थे वो पुराने थॉट्स चले आ रहे थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, एंड दे वर बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमनिज्म जो रेनेसा के टाइम से स्टार्ट हो चुका था, अब उसको और आगे बढ़ाया इन लोगों ने जो इस टाइम के थिंकर्स हुए हैं। तो ह्यूमन राइट्स की बात इन्होंने की है, ह्यूमन बींग के नेचुरल राइट्स की इन्होंने बात की है, या स्टेट को किस तरीके का होना चाहिए इस तरह की इन्होंने बात की है, हमारे क्या राइट्स हैं और स्टेट की क्या ड्यूटीज़ है ये जानना भी ज़रूरी है। या फिर जो सुपरस्टिशंस चले जा रहे हैं, चर्च का जो राइट्स चले आ रहे हैं उनको, जो हम चर्च को टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या क्या मिलना चाहिए, ये सारी बातें इन्होंने की है। तो इन चीज़ों का एक ब्रॉडर इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है। तो यहाँ पे मोनार्की से डेमोक्रेसी, या फिर हम देखें तो गणतंत्र जो है, ये दोनों डेवलप हुए हैं इन्हीं के थॉट से। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी रहे हैं, जैसे कि डेस्पोट की हमने बात की थी। तो डेस्पोट ऐसी मोनार्की है जिसमें कि और ज़्यादा वो क्रूअल हो गए थे। तो इस तरीके की चीज़ें एनलाइटनमेंट से निकल के आई है, और एनलाइटनमेंट से फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमरीकी रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो एक ऐसी घटना है जिसको कि पूरे वर्ल्ड को चेंज करने वाला बोला जाता है। इसके बाद पूरा यूरोप में जगह जगह रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हो गए। रिवॉल्यूशंस के बाद जगह जगह डेमोक्रेसी आ गई, कहीं पे गणतंत्र आ गया। तो ये सब पूरे वर्ल्ड पे इसके इफेक्ट रहे, और इसी के इफेक्ट ना सिर्फ यूरोप और अमेरिका पे पड़े, अमेरिकी रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इनके इफेक्ट, एनलाइटनमेंट के जो थॉट्स थे उसके इफेक्ट, प्लस इन रिवॉल्यूशंस के इफेक्ट कॉलोनीज पे भी पड़े हैं। कॉलोनीज में जैसे देखा जाए तो इंडिया में हमारे राजा राम मोहन राय हुए हैं। इन्होंने एनलाइटनमेंट के थॉट्स को लेके इंडिया में भी काफ़ी सारे सुधार अंग्रेज सरकार से करवाए, जैसे सती प्रथा पर रोक, या फिर और हम देखें बाल विवाह पे रोक, या विधवा विवाह उन्हें स्टार्ट करवाना, विधवा विवाह स्टार्ट करवाना इत्यादि काम इन्होंने किए हैं। तो ये थॉट्स जो आए हैं, ये एनलाइटनमेंट के एरा में थिंकर्स के डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स से ही इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चाइना पे क्या इफेक्ट रहा है। चाइना में जो यहाँ के थिंकर्स थे उन्होंने इस तरह की बातें स्टार्ट की कि हम जैसे अभी तक रह रहे थे वैसे नहीं रहेंगे। हम अभी तक दब्बू बने हुए रह रहे थे, दब्बू बन के हम नहीं रहेंगे, हम फ्री बन के रहेंगे। वी विल बी फ्री, स्टेट से हम फ्री हो जाएंगे, स्टेट से हम अपने राइट्स मांगेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि हम प्रगतिशील बनेंगे, जो अभी तक रूढ़िवादी हम बने हुए थे उस चीज़ को छोड़ के हम प्रगतिशील बनेंगे। तीसरी चीज़ इन्होंने कही कि हम जो अभी तक निष्क्रिय पड़े हुए थे, शांत पड़े हुए थे, उसको छोड़ के हम आक्रामक तरीके से काम करेंगे। इस तरीके के चेंजेस चाइनीज़ लोगों में आए। जापान पे भी इसका इफेक्ट रहा। जापान में एक मेराकुशा नाम की एक संस्था बनाई गई। तो वो संस्था क्या करती थी कि इसने सेल्फ डिपेंडेंस पे इन्होंने जोर दिया कि सेल्फ डिपेंडेंट आदमी रहे। सेल्फ डिपेंडेंट होगा तो साथ में सेल्फ डिपेंडेंसी और एथिक्स की इन्होंने बात की है, जो मेराकुशा नाम की इन्होंने संस्था बनाई है। तो ये इफेक्ट भी यहीं के रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें एनलाइटनमेंट से हुई हैं, और एनलाइटनमेंट आगे की फिर जो हिस्ट्री थी, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको चेंज करने में काफ़ी बड़ी इसने योगदान दिया है। जैसे कि कॉलोनीज़ में लोग फ्रीडम की बात करने लग गए, जो कि अब तक ये मानते थे कि हाँ ठीक है, इंग्लिश जो क्वीन है उसका राज है, हम उसके अंदर काम कर रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चीज़ से बाद में लोगों को दिक्कत होने लगी जब से एनलाइटनमेंट के थिंकर्स के थॉट्स कॉलोनीज़ में पहुंचने लगे। तो इस तरह की चीज़ें, काफ़ी सारे चेंजेस एनलाइटनमेंट से आए हैं। सो वी विल स्टॉप दिस राइट नाउ। आगे आपको कुछ कमियां लगें तो आप मुझे ज़रूर बताइए।
मैं उनमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।